देखो आज का टॉपिक टाइमर है। टाइमर से तुम क्या समझते हो? कभी तुमने पढ़ा है? टाइमर नहीं। फाइफन में नहीं पढ़ा तुमने कभी? टाइमर एक ऐसा यूनिट होता है जो टाइम को जनरेट करता है, मतलब एक टाइमिंग देता है। जैसे अभी तुमने डिले का यूज़ किया प्रोग्राम में, वैल्यू डाली और थोड़ी देर के लिए वो रुक गया, कंट्रोलर रुक गया, मतलब अपना मेन प्रोसेस करना उसने छोड़ दिया। अब टाइमर बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। हम 1 सेकंड का टाइमर बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। टाइमर का खुद का एक यूनिट होता है अंदर का। ये मतलब एक इंटरनल हार्डवेयर है और इसको हम एज ए काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों डिफरेंस समझो। अगर तुम्हें टाइम जनरेट करवाना है, फॉर एग्जांपल तुम्हें एक क्लॉक बनानी है, हर 1 सेकंड में वैल्यू इंक्रीमेंट करवानी है, फिर तुम टाइमर का यूज़ करोगे। और अगर तुम्हें एक्सटर्नल इवेंट को काउंट करवाना है, जैसे कि कितने लोग गेट से बाहर गए, कितने लोग अंदर आए, तो तुम काउंटर यूज़ करोगे, तो हो गया टाइमर काउंटर। अब जो हमारा AVR होता है, इसके अंदर 3 टाइमर होते हैं। एक होता है टाइमर 0, टाइमर 1 होता है और टाइमर 2 होता है। इसका मतलब 3 टाइम की टाइमिंग तुम एक साथ जनरेट करवा सकते हो। मान लो तुमने तीनों टाइमर एक साथ चला दिया। एक टाइमर चलाया कि हर 1 सेकंड बाद LED ब्लिंक हो जाए, दूसरे टाइमर चलाया हर 2 सेकंड बाद बजर भी चल जाए, तुमने तीसरा टाइमर चलाया हर 3 सेकंड बाद कुछ और हो जाए। तो ये 3 काम एक साथ कर सकता है। वैसे तो कंट्रोल एक बार में एक ही काम करेगा, मगर टाइमर का फ़ायदा ये, एक तो ये डिले एक्यूरेट देगा, और अगर तुम इंटरप्ट की हेल्प से टाइमर चलाओगे, तीन तीन काम एक साथ कर सकता है। मतलब नॉर्मल काम तो खुद करेगा ही, मगर जैसे ही ओवरफ्लो होगा तो वहाँ पे चला जाएगा टाइमर वाली रूटीन में। अब देखो ये वाला 8 बिट का होता है, ये होता है 16 बिट का, और ये वाला भी 8 बिट का होता है टाइमर 2। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाइमर काम कैसे करता है। इसके अंदर एक मल्टीप्लेक्सर होता है, तो ये डिसाइड करता है कि टाइमर किस फ्रिक्वेंसी से चलेगा। यहाँ से 2 लाइनें आ रही होती है, और यहाँ पे एक ये डिसाइड करता है कि कौन सा सेलेक्ट होगा, ये वाला होगा ये वाला होगा। यहाँ से आती है ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी, जितने का हमने क्रिस्टल लगा रखा है। हमने 16 मेगाहर्ट्ज लगा रखा है ना। अगर वो क्लॉक यहाँ से आ रही है टाइमर के पास, तो एज ए टाइमर काम करेगा, मतलब इस फ्रीक्वेंसी का एक क्लॉक जनरेट करेगा। आगे हम देखेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, मतलब टाइमिंग कितनी जनरेट करेगा। और दूसरा है ये एक्सटर्नल पिन। अगर तुम इससे कनेक्ट करोगे तो ये एज ए टाइमर चलेगा, और इधर से कनेक्ट करोगे एज ए काउंटर चलेगा। अब देखो ये काम कैसे नीचे करेगा। वाले से टाइमर चलेगा। नहीं, ऊपर वाले से चलेगा। तुमने यहाँ कोई क्रिस्टल लगा दिया 16 मेगाहर्ट्ज का, तो इस जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम जनरेट करेगा। जैसे कि फ्रीक्वेंसी है 16 मेगाहर्ट्ज है, इतनी फ्रीक्वेंसी से इसके पास पल्स आ रही है टाइमर के पास, तो ये टाइम कितना जनरेट करेगा। टाइम निकालने का फॉर्मूला 1/f कितना होगा ये 1/60 मेगाहर्ट्ज। ये मैंने कैलकुलेट करा है, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये हो जाएगा 62.5 नैनो सेकेंड।
देखो ये टाइम क्या है, ये हमने टाइम निकाला है। देखो टाइमर के अंदर एक रजिस्टर होता है TCNT नाम का, टाइमर को काउंट करने के लिए। अगर हमने टाइमर को इस फ्रिक्वेंसी से चला दिया तो इसका मतलब ये है कि टाइमर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी हर 62.5 नैनो सेकेंड पे। मतलब टाइमर की वैल्यू सबसे पहले मान लो 0 है, तो 62.5 नैनो सेकेंड के बाद टाइमर की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर इसका काम ये होता है हर बार वो इंक्रीमेंट करता है जब वैल्यू इसकी फुल होती है। तो फिर जब इसकी वैल्यू 2, फिर नेक्स्ट 62.5 नैनो सेकेंड पे 2 होगी, फिर 3 होगी। तो हर इतने नैनो सेकेंड के बाद TCNT की वैल्यू 1 बढ़ जाती है। अब इसकी वैल्यू डिसाइड कैसे होती है, कहाँ तक जाएगी, कितने के बाद बढ़ेगी, ओवरफ्लो कब होगा, वो डिपेंड करता है हम किस टाइमर को चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम टाइमर 0 चला रहे हैं, तो टाइमर 0 8 बिट का होता है। अगर कोई भी चीज़ 8 बिट की रहेगी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 की पावर 8। जैसे मैंने कैरी की रेंज निकालनी सिखाई थी, कोई भी कितने भी बिट का हो तो मैक्सिमम वैल्यू तुम निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला सेम रहेगा 2 की पावर 8 मतलब 256। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये TCNT है ये 8 बिट का रजिस्टर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 256 जाएगी। इसका मतलब ये हुआ TCNT की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, हर 62.5 नैनो सेकेंड के बाद 1 2 3 4 होते जा रही है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू चली जाएगी कहाँ तक, 255 तक जाएगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। और 255 के बाद क्या होगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ये वैल्यू फिल हो रही है। तुम टाइमर को एक समझने के लिए समझ लो, एक गिलास, एक पानी का गिलास है जिसके अंदर एक एक बूंद पानी फिल हो रहा है, और एक एक बूंद कितने टाइम में गिर रहा है 62.5 नैनो सेकेंड। और टाइमर की जो मैक्सिमम वैल्यू है, कितने बूंद आ सकती है, कितने बूंद पानी आ सकता है, 256 बूंद पानी आ सकता है। मतलब 0 से स्टार्ट हुआ तो 255 तक गया, 255 के बाद क्या होगा, फुल हो जाएगा, ग्लास फुल हो गया। इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो होना, टाइमर ओवरफ्लो हो चुका है। अब इसके बाद देखो, तुम नोट कर रहे हो ना, ये ऐसे चल रहा था, 0 गया, 1 गया, और ऐसे करते करते 255 पे चला गया। अब जैसे ही 255 पे जाएगा तो अब ये दोबारा 0 पे आएगा, मगर दोबारा 0 पे आएगा ओवरफ्लो होने के बाद। मतलब हमें ये इंडिकेशन दे देगा कि ओवरफ्लो हो चुका है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ओवरफ्लो हुआ है, इसके लिए एक फ्लैग होता है इसके अंदर, ये 0OF नाम का। T0OV मतलब टाइमर 0 ओवरफ्लो, ये एक बिट होती है रजिस्टर में, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी जब भी ओवरफ्लो होगा। तो हम अपने प्रोग्राम में इस वाली बिट को मॉनिटर करेंगे कि ये वाली बिट 1 हुई है नहीं हुई। 1 हुआ मतलब ओवरफ्लो हो गया, अगर ओवरफ्लो हो गया तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। 62.5 नैनो सेकेंड बाद मान लो तुम्हें LED ब्लिंक करवानी है या फिर कोई वैल्यू लेनी है, उसको इंप्लीमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखो 62.5 जो नैनो सेकेंड है ये बहुत छोटा होता है, ये हम अपनी आइज से डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत फास्ट होगा। तो इसके लिए हम प्री स्केलर का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद प्री स्केलर देखते हैं। ये है टाइमर काउंटर, टाइमर की वैल्यू काउंट करता है। TCNT ऐसा रजिस्टर है जो करंट वैल्यू को स्टोर करेगा, टाइमर की करंट वैल्यू को। स्टार्टिंग में तो 0 होगा, कुछ देर बाद ये वैल्यू बढ़ती रहेगी जब हम टाइमर को स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं प्री स्केलर कैसे यूज़ करना है, क्योंकि 62.5 नैनो सेकेंड बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, इतनी वैल्यू को हमारी डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, बहुत जल्दी इंक्रीमेंट होगा।
लिए प्री स्केलर के लिए एक रजिस्टर होता है TCCR, एक TCCR नाम का रजिस्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कितने प्री स्केलर पर चलाना है। प्री स्केलर का मतलब क्या होता है, उस फ्रीक्वेंसी को वो कम कर देगा। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, ओवरफ्लो लेट होगा, और अगर ओवरफ्लो थोड़ा लेट होगा तो हम ज़्यादा देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने हाफ़ कर दिया प्री स्केलर को, अभी 16 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा था, अब वो इंटरनली 8 मेगाहर्ट्ज़ बनाएगा। 8 मेगाहर्ट्ज़ मतलब टाइम डबल लेगा ओवरफ्लो होने में, तो इससे हमें ईजी हो जाएगा। अब TCCR की फुल फॉर्म लिख लो, टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर। तो इसके हमें सिर्फ इस एंड की 3 बिट को देखना है। प्री स्केलर को सेट करने के लिए एंड की 3 बिट होती है इस रजिस्टर में। इसका नाम है CH0। ये लास्ट की 3 बिट है इस रजिस्टर की, ये डिसाइड करेगी प्री स्केलर। ये क्लॉक सोर्स, सी इसकी फुल फॉर्म लिख लो। हमें किस क्लॉक पे चलाना है ये 3 वैल्यू डिसाइड करेगी। क्लॉक सोर्स, लिख लिया तुमने? अब देखो किस वैल्यू पे क्या होता है। ये जो बाकी की वैल्यू है दूसरे टाइमर के लिए यूज़ होता है, तो ये अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी हम टाइमर 0 यूज़ कर रहे हैं और नॉर्मल टाइमर चला रहे हैं, तो इसलिए हम इन 3 बिट का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ प्री स्केलर के लिए। अब अगर इन तीनों की वैल्यू 0 होगी, ये तीनों बिट 0 होगी, तो इस टाइम पे टाइमर स्टॉप होगा। इसके सामने लिख लो, टाइमर स्टॉप होगा। अब अगर इसकी वैल्यू 0 0 1 होगी, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी देगा। अगर 0 0 1 होगी तो टाइमर चलेगा जितने का तुमने क्रिस्टल लगाया है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर। टाइमर की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर होगी अगर तुमने वैल्यू 0 0 1 कर दी। और उसके बाद देखो ऐसे डिफरेंट वैल्यू होती है। 0 हो गया, 1 हो गया, अब तुम्हें 2 बनाना है। 0 1 0 0 1 0 करा तो वो होगी f/6, 6 से डिवाइड करने के लिए। ये हो गया 0 1 2, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 6 है और 7 लास्ट में। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 6 हो रही है, उसके नेक्स्ट वाले में फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 64 होगी अगर 0 1 1 वैल्यू है। जितना भी हमें टाइम जनरेट करना है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को यूज़ करेंगे। 64 होगी और फिर नेक्स्ट वाले में होता है डिवाइड बाई 256। और 101 पे होता है डिवाइड बाई 1024। अब इसमें ये याद रखना है ये टाइमर की जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम तुम कम कर सकते हो 1024 से, मतलब मैक्सिमम तुम 101 डाल सकते हो। ये यहीं तक टाइमर काम करता है। यहाँ से लेके 000 वाले पे तो स्टॉप रहेगा, यहाँ से यहाँ पे टाइमर काम कर रहा है इन वैल्यूज़ पे। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम डिले चाहिए तो तुम ये वाली वैल्यू फिल करोगे 101, और जो लास्ट के 2 होते हैं 011 और 111 वो यूज़ होता है काउंटर के लिए, वो हम काउंटर वाले में देखेंगे। सर 0 0 जैसे यूज़ करने पे f/6 कैसे हो रहा था?
ये इसमें डेटा सेट में दे रखा होता है कि अगर हम ये वैल्यू डालेंगे तो इतने से डिवाइड होगा, ये फिक्स वैल्यू होती है। अब इसके बाद देखो, अब तुम्हें क्या याद रखना, मैक्सिमम वाला यूज़ करेंगे 1024, तो इसका मतलब 101 यूज़ करेंगे। अगर हम 101 यूज़ करेंगे तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या बनेगी, लास्ट में हमें 101 करना है, तो इसको हेक्स में कन्वर्ट करो, क्या वैल्यू बनेगी। बाकी को यूज़ नहीं करें तो बाकी में जीरो फिल कर दो, यहाँ बाकी जो बिट बची है। 101 करेंगे हाँ लास्ट वाले में तो ये 0x, 3 बनेंगे, 0 और 3 बनेंगे। ये बाइनरी में वैल्यू है, ये वैल्यू बाइनरी में है, इसको हेक्स में कन्वर्ट करो। 1 इसके नीचे 1 लिखो, 2 लिखो और यहाँ पे लिखो 4, जिसके ऊपर 1 आ रहा है उनको ऐड कर दो। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, मतलब 4 और 1 5 हो गया ना। हेक्स में चाहिए ना सर अपन? हाँ हमें हेक्स में चाहिए और ये है बाइनरी में वैल्यू। तो अपन तो डेसिमल में करेंगे सर। हम डेसिमल में कहाँ कर रहे हैं, हेक्स में तो सिंपली बाइनरी में है तो 4 का पेयर बना देते हैं ना सर। तो 4 का पेयर बना दो, 1 2 4 8, इन चारों का पेयर बना दो। ना सर यहाँ जैसे ये सारे 0 1 0 1 यहाँ भर देंगे। हाँ 101 यहाँ कर भर देंगे। यहाँ देखो 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, और बाकी को हमने 0 कर दिया क्योंकि यूज़ नहीं कर रहे। अब इन चारों का जब पेयर बना तो ये तो 0 हो गया, हाँ। और अब इन चारों का पेयर बनेगा तो ये क्या होगा, कन्वर्ट ऐसे तो करते हैं। तुमने 1 0 लिखा, इसके नीचे 1 2 4 8 लिखा, तो जिनके नीचे 1 आ रहा है उनको ऐड कर दो। स्टार्टिंग की 4 बिट तो 0 हो गई थी, और जो लास्ट की 4 बिट है 4 और 1 5 हो गई ना। हाँ 5 हो गए। तो TCCR की वैल्यू 005 आएगी, ये नोट कर लो। हम कौन सा यूज़ कर रहे थे वो भी नोट कर लो। अब देखो हमें टाइम कैलकुलेट करना है, अब ये कितना डिले देगा इससे डिवाइड होने के बाद। पहले तो 62.5 नैनो सेकेंड दे रहा था, अब काफ़ी ज़्यादा देगा, मतलब 1024 मतलब 1000 टाइम्स हम उसको फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, तो टाइम भी 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा, अराउंड 1000 टाइम्स। तो अगर 62 नैनो सेकेंड था, उसको 1000 टाइम्स करोगे तो क्या होगा, नैनो मतलब 10 की पावर -9 होता है, 1000 से गुना करो तो 10 की पावर -6, तो माइक्रो सेकेंड में आना चाहिए। तो हम कैलकुलेट करते हैं कितनी वैल्यू आएगी। अब जो हमारा प्री स्केलर है वो हमने यूज़ करा है 1024 का। हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ रही थी 16 मेगाहर्ट्ज़, अब वो डिवाइड हो जाएगी 1024 से। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 15.625 किलोहर्ट्ज़। अब टाइमर को ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है, डिवाइड होने के बाद मिल रही है क्योंकि हम प्री स्केलर यूज़ कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी इतनी मिल रही है तो ये टाइम कितना जनरेट करेगा, T = 1/f होता है। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, तो जब हम उल्टा करेंगे इसको तो ये वैल्यू निकल के आएगी 64 माइक्रो सेकेंड। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि टाइमर एक इंक्रीमेंट करेगा 64 माइक्रो सेकेंड में। जो टाइमर है वो एक इंक्रीमेंट कर रहा है, टाइमर एक इंक्रीमेंट कर रहा है 64 माइक्रो सेकेंड में। और टाइमर कितने तक इंक्रीमेंट कर सकता है, मैक्सिमम कितना काउंट करेगा टाइमर, 2 to the power 8 तक, 2 की पावर 56 काउंट करेगा, क्योंकि टाइमर की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है।
टाइमर काम बस ये होता है, जब भी इसका टाइम फुल हो जाता है वो एक इंक्रीमेंट हो जाता है। तो हर 64 माइक्रो सेकेंड में एक इंक्रीमेंट कर रहा था और टोटल उसको 256 बार इंक्रीमेंट करना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम देगा। एक इंक्रीमेंट कितने में कर रहा था, 256 इंक्रीमेंट करेगा, 256 इंटू अच्छा। 64 माइक्रो सेकेंड। ठीक है सर। अब ये वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। ये आ जाएगी 16 मिली सेकेंड। ये तुम्हें समझ में आया? जैसे तुम कोई कोई एक काम करते हो 64 माइक्रो सेकेंड में, तुम्हें टोटल 256 पेज करने हैं। मान लो एक पेज 64 माइक्रो सेकेंड में फिल करते हो और 256 पेज की एक डायरी है जो तुम्हें फिल करना है, तो तुम्हें इतना टाइम लग जाएगा 60 मिली सेकेंड। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। देखो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टाइमर को स्टार्ट करना है। तो अगर ये जो रजिस्टर था ना TCCR, इसकी वैल्यू जब जीरो होती है, सब पे जीरो होता है, उस टाइम तो टाइमर रुका हुआ होता है। तो जब हम इसमें कोई वैल्यू फिल कर देते हैं ना, टाइमर चलने भी लगता है। और दूसरी चीज़ होती है प्री स्केलर भी सिलेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम TCCR की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। पहला स्टेप है हमारा हमें इस TCCR की वैल्यू डिसाइड करनी है। मतलब टी स्केलर वाला जो रजिस्टर था, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0x05। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो प्री स्केलर 1024 का बनेगा, मतलब वो फ्रीक्वेंसी को 1000 टाइम्स कम कर देगा, और दूसरा होगा वो टाइमर को स्टार्ट भी कर देगा। तो इससे टाइमर स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब वो इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करेगा, जो रजिस्टर था 1 2 3 4 करते करते, और वो उस फ्रीक्वेंसी भी करेगा जो हमने टाइम निकाला था ना, इतने टाइम पे करेगा। 64 माइक्रो सेकेंड पे एक इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करते करते वो 16 मिली सेकेंड पे ओवरफ्लो कर जाएगा। अब हमने टाइमर को स्टार्ट कर दिया, मान लो तुमने पानी की टंकी खुली छोड़ दी। अब हमें वेट करना है कि ये टंकी फुल कब होगी। तो अब दूसरा स्टेप है, तो हमें वेट करना है कि जब तक ओवरफ्लो ना हो जाए। वेट टिल ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो वाली बिट का नाम क्या होता है, T0OV। ओवरफ्लो होती ही T0OV की वैल्यू 1 हो जाती है। जब तक T0OV 1 ना हो, जब तक वेट करो, मतलब जब तक ओवरफ्लो ना हो। अब क्या होता है, जब पानी की टंकी फुल हो जाती है, फिर क्या करते हो तुम, वो मोटर बंद करते हो। तो ये फ्लैग हाई हो चुका है। अब इस फ्लैग को हमें क्लियर करना होता है। तो इसमें रूल थोड़ा अलग होता है, डेटा शीट वालों ने दे रखा है कि अगर ये ओवरफ्लो के बंद हो जाए तो हमें फिर से इसको बंद कर देना है क्लियर करने के लिए। तो थर्ड स्टेप है, हमें क्लियर कर देना है फ्लैग को। हम क्लियर करेंगे T0OV नाम की फ्लैग को, जिससे नेक्स्ट टाइम वो फिर से फिल करना स्टार्ट करे बाई प्रोवाइडिंग 1। जैसे हम इसको खुद से 1 देंगे तो वो क्लियर कर देगा फ्लैग को, मतलब हम 1 देते हैं तो ये 0 कर देता है, ये उल्टा काम करता है। अब हमारा टाइमर ओवरफ्लो हो गया होगा कितनी देर बाद, 16 मिली सेकेंड बाद। अभी ओवरफ्लो का टाइम निकाला था ना, तो 16 मिली सेकेंड बाद चौथा स्टेप है, हम एक वेरिएबल लेंगे काउंट नाम का। उस काउंट को हम कर देंगे ++।
ये पूरा पूरा प्रोसेस वाइल वन में चलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा, टाइमर को तुमने स्टार्ट किया, टाइमर कुछ देर बाद इंक्रीमेंट करने लगा और फिर टाइमर ओवरफ्लो हुआ, और टाइमर ओवरफ्लो होते ही हमने क्लियर कर दिया फ्लैग को और काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। अगर तुम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसको समझना चाहो, तुमने पानी की टंकी खोली और जब तक फुल ना हो जाए जब तक तुमने वेट किया, फुल होते ही तुमने टैंक को बंद किया और तुमने जो स्टेटस था इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब एक टैंक फुल हो चुका है। काउंट इंक्रीमेंट प्लस प्लस का मतलब काउंट की वैल्यू 1 होगी, मतलब एक टैंक फुल हो चुका है। अब ये वाइल वन में पूरा प्रोसेस चल रहा है, मान लो अब दूसरी टंकी आ गई, तुम दोबारा स्टार्ट करते हो, वेट करते हो ओवरफ्लो होने का, दोबारा नल बंद करते हो, फिर काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हो, मतलब दूसरी टंकी भी भर गई। तो काउंट की वैल्यू जितनी इंक्रीमेंट हो रही है वो हमें दिखाएगा टाइम को। काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कितने देर बाद होगी, हर एक ओवरफ्लो होने के बाद होगी 16 मिली सेकेंड। हर 16 मिली सेकेंड पे काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब हमें चाहिए था 1 सेकेंड का डिले। 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? 1000 मिली सेकेंड होते हैं ना। अब तुम ये बताओ काउंट की वैल्यू कितनी बढ़ जाए कि 1 सेकेंड का डिले आ जाए? 16 मिली सेकेंड में 1 बढ़ेगा, फिर अगले 16 मिली सेकेंड में 1 बढ़ेगा। तो तुम इन दोनों को डिवाइड कर दो, कितनी वैल्यू आएगी? 1000 में हो जाएगा 16। 7 टाइम्स 16 5 जा 80 होता है, 16 6 जा 96, वैल्यू 6 आ गई और यहाँ 4 बचा, 16 2 या 32। मतलब अराउंड अगर काउंट की वैल्यू 62 पहुँच जाती है तो 1 सेकेंड हो जाता है। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें हर 1 सेकेंड पे एलईडी को ब्लिंक करना है। ये तुम्हें समझ में आया कैसे आया? हर 16 मिली सेकेंड में 1 इंक्रीमेंट करेगा तो 1000 मिली सेकेंड कितने काउंट में करेगा? 62 काउंट में। अब हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, पहला स्टेप था हमें TCCR की वैल्यू सेट करनी थी टी स्केलर के लिए। TCCR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0805। और इससे क्या होगा तुम कमेंट में लिख लिया करो। On is 64 माइक्रोसेकंड। दूसरा क्या होगा? दूसरा है ये तुमने मेन के अंदर सेट कर दिया, मतलब टाइमर को स्टार्ट करके छोड़ दिया, वो खुद ही ओवरफ्लो होगा तो टाइम को खुद ही कम कर देगा, काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा। अब हम चलेंगे वाइल वन में, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है। अब हमें बार बार प्रोसेस का रिपीट करवानी है। वाइल वन में हमें वेट करना है जब तक ओवरफ्लो ना हो जाए। तो वेट ओवरफ्लो वाली फ्लैग को हम चेक करेंगे जब तक बंद ना हो जाए। अब देखो जो T0 ओवरफ्लो फ्लैग होता है वो TIFR नाम के रजिस्टर की सबसे लास्ट वाली बिट होती है। तो हम इसकी सबसे लास्ट वाली बिट को चेक करेंगे वो बंद हुई या नहीं हुई। अब इसको हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? TIFR लिखेंगे। देखो कैसे लिखा है, जब तक TIFR की एंडिंग 001 के साथ करवाई तो क्या होगा, लास्ट वाली बिट को चेक करेगा। जब तक लास्ट वाली बिट 0 है, यहाँ सेमीकोलन लगाने का मतलब है जब तक इसकी वैल्यू 0 जब तक वेट करें। यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा
TIFR एंड 0x01। दोनों की एंडिंग करवाई तो ये लास्ट वाली बिट को चेक करेगा जब तक इसकी वैल्यू 0 है, जब तक वेट करें। वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक। तो हमने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब क्या है, जब तक TIFR की फर्स्ट वाली बिट 0 है, नॉर्मली 0 होगी जब तक ओवरफ्लो नहीं होगा, तो ये जब तक वेट करेगा। तो जब तक ये यहीं पे रुके रहेगा, सेमीकोलन का मतलब यहीं पे रुके रहो जब तक नहीं होता। अब क्या होगा, टाइमर ओवरफ्लो होगा तो TIFR फ्लैग की वैल्यू 1 हो चुकी होगी। अब हमें फ्लैग को क्लियर करवाना है, तो क्लियर करवाने के लिए हम TIFR के अंदर फिर से 1 डाल देंगे। सर लास्ट TIFR की लास्ट वाली बिट 0 होनी चाहिए ना, इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू जब तक 0 थी जब तक हमने वेट करवाया, इसका मतलब क्या है, वेट टिल लास्ट बिट इन 0, जब तक ओवरफ्लो नहीं हुआ है जब तक वेट करें। तो यहाँ से बाहर कब निकलेगा, जब ये वाली बिट 1 हो जाएगी। यहाँ हम चेक करवा रहे हैं जब तक 0 जब तक रुके रहो, जैसे ही 1 होता है। ये लास्ट वाली बिट कैसे चेक करता था? इसको तुम 1 मिनट रुको, मैं काफ़ी भी दिखाता हूँ करके। तो देखो जब तक उसने वेट किया, जब तक उसकी लास्ट बिट 0 है, जब तक उसने यहाँ वेट किया, अब जैसे इस लूप से बाहर आया तो नेक्स्ट लाइन पे इसको एक्सिक्यूट करेगा। यहाँ पे हमने लिखा है TIFR को 1 कर दे, तो ये फ्लैग को क्लियर कर देगा। क्योंकि हम फ्लैग क्लियर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर इंक्रीमेंट नहीं करेगा। जैसे ओवरफ्लो होता है, फ्लैग राइस होता है, फ्लैग को हमें क्लियर करना पड़ता है खुद से। उसके बाद तुम क्या करोगी, काउंट प्लस प्लस। अब काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है हर 16 मिली सेकेंड में। काउंटर वेरिएबल बना नहीं सकते, वो बना देंगे। हम ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं वाइल से पहले। इंट में ले लेते हैं, ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर पाएगा CNT। तो हर 16 मिली सेकेंड में काउंट की वैल्यू बढ़ रही है, और काउंट की वैल्यू 62 काउंट होने के बाद 1 सेकेंड पहुंच जाएगी, जो हम कैलकुलेशन में देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ काउंट इक्वल टू 62। काउंट की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब 62 पे पहुँच गई तो हमें क्या करवाना है, हमें LED को टॉगल करवाना है। सबसे पहले तो हम काउंट को क्लियर कर देंगे, जिससे 62 पहुंचने का वो दोबारा 0 से काउंट करने लगे, क्योंकि अगर तुम वो चीज़ नहीं लिखोगे तो एक ही बार चलेगा ये। तो हमने काउंट को कर दिया 0, और हम LED को कैसे टॉगल करेंगे, क्या तुम सिंगल लाइन में LED को टॉगल कर सकते हो? कैसे? LED को टॉगल करना है, LED अगर ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन हो जाए, सिंगल लाइन में। ये सोचना कैसे होगा। LED तुम दो चीज़ें कर सकते हो, या तो LED को टॉगल कर दो। LED को टॉगल करने का एक फंक्शन अलग से बना लेना, तो टॉगल कर देगा। और दूसरी चीज़ कर सकते हो, इस काउंट की वैल्यू को LCD पे दिखा दो कितनी वैल्यू आ रही है। दो चीज़ें कर सकते हो इसमें। ये तुम्हें सोचना है कि सिंगल लाइन में LED को कैसे टॉगल करेंगे। अभी तुमने क्या किया था, LED पे लो डाला, 1 सेकंड का डिले डाला, फिर LED पे हाई डाला, 1 सेकंड डिले डाला, तो हाई लो होते जा रहा है। तुमने फिर 4 लाइनें यूज़ करी है, वहाँ पे 4 लाइन की जगह 1 लाइन में हो सकता है, वो तुम्हें सोचना है कैसे होगा। तो फर्स्ट प्रोग्राम यही है कि या तो तुम LED को टॉगल कर दो, या फिर इस काउंट नाम की वेरिएबल को LCD पे दिखा दो, तुम्हें पता चलेगा हर 1 सेकंड में वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो इसकी हेल्प से एक क्लॉक बना सकते हो LCD के ऊपर। अब
अब नेक्स्ट टॉपिक है काउंटर। ये तुमने नोट किया, ये नोट कर लो तुम। देखो नेक्स्ट टॉपिक है काउंटर। प्रोटेस्ट में इसको कैसे बनाना सर? प्रोटीज में ईजी है, तुम बस एक कंट्रोल ले लो, उसके आगे एलसीडी कनेक्ट कर दो, एलईडी कनेक्ट कर दो और प्रोग्राम लिख दो, वो चल जाएगा। अब काउंटर वाली में मैंने तुम्हें बताया था जो TCCR ये वाला रजिस्टर था, इसकी जो लास्ट की दो वैल्यू होती है 011 और 111, ये डिसाइड करती है काउंटर चलाना है। बाकी इतनी वैल्यू थी टाइमर चलाने के लिए, इससे पहले वाली। तो देखो TCCR की जो लास्ट की बिट थी, अगर तुमने इसको किया है 011 तो ये दोनों काउंटर चलाने में यूज़ होंगे। अब तुमने 011 किया है तो ये फॉलिंग एज पे काउंट करेगा और तुमने 111 किया है तो राइजिंग एज पे करेगा। अब ये समझो राइजिंग एज फॉलिंग एज क्या होता है, तुम्हें पता है? देखो ये माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पे TG नाम की एक पिन है, टाइमर की पिन है। यहाँ पे तुमने एक स्विच कनेक्ट कर दिया। मान लो तुमने स्विच नहीं भी कनेक्ट किया, अब फॉलिंग एज का मतलब ये है कि पहले ये पिन हाई हो और फिर पिन लो हो। तो जब भी पिन हाई टू लो जाएगी, पहले हाई होगी फिर लो होगी, तो जो टाइमर काउंटर होगा ना TCCR, वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूँ, अगर फॉलिंग एज सेलेक्ट करूँ, तो जब भी हाई टू लो ये पिन होगी, हाई टू लो, तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो उल्टा होगा, पहले लो होगा फिर हाई होगा, तो एक इंक्रीमेंट करेगा। अब इसको हम समझते हैं। हम ये वाला सेलेक्ट करने वाले फॉलिंग एज, ये फॉल हो रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब फॉलिंग एज। ये एक स्विच है जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हमने टाइमर वाली पिन पे एक स्विच लगा दिया। अब देखो पहले इसका स्टेटस क्या है जब मैंने स्विच प्रेस नहीं किया है, बताओ। मैंने पुलअप लगाया तो हाई आ रहा होगा ना इस पिन पे, तो मतलब मैं ये वाला डिसाइड कर रहा हूँ, तो हाई तो आ चुका है पहले ही। अब जैसे मैं स्विच दबाऊंगा, हाई तो पहले आ रहा था, जैसे मैंने स्विच दबाया तो लो आ जाएगा इस पिन पे। तो इसको एक हाई टू लो एक पल्स मिल गई, हाई टू लो एक पल्स मिल गई, तो ये एक इंक्रीमेंट कर जाएगा। अब TCCR की वैल्यू क्या हो जाएगी एक बार स्विच दबाने पे? TCNT की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं दोबारा स्विच दबाऊंगा तो क्या होगा, जैसे मैंने स्विच छोड़ा दोबारा इसको हाई मिल गया, दबाया तो पहले हाई मिला फिर लो मिला, हाई टू लो पल्स मिली, तो अब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस TCNT की वैल्यू को हम देख सकते हैं LCD पे डायरेक्ट, और हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी बार स्विच दबाया। इसका यूज़ होता है काउंटर बनाने के लिए। जैसे कि तुम वहाँ जाते हो, किसी भी काउंटर में चले जाते हो, रेलवे काउंटर या बैंक में चले जाते हो, तो उनके पास एक बटन होता है जिसको वो दबाते हैं, वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती है और सामने एक बड़े सेगमेंट का डिस्प्ले हो जाता है, और साथ में माइक में वो बोलता है काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, टोकन नंबर 1, ये सब। तो टोकन डिस्प्ले में यूज़ होता है ये। अब प्रोग्राम में बस एक छोटा सा चेंज आएगा। अभी हमने TCCR की वैल्यू 0105 करी थी पिछले प्रोग्राम में, क्योंकि हमें टाइमर चलाना था। अब काउंटर चलाना है तो हम इसकी वैल्यू कर देंगे 011। अब 011 तो बाइनरी में, इसको हमें हेक्स में कन्वर्ट करना है। 0x03 8 बिट का रजिस्टर है ना, तो बस हमें प्रोग्राम में ये चेंज करना है, कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 0x03 और इससे क्या होगा, काउंटर सेलेक्ट होगा।
ऑन फॉलिंग एज। इसका नेक्स्ट वाला करते तो राइजिंग एज सिलेक्ट होता। अब हमें कुछ वेट नहीं करवाना, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया ना और हमने स्विच दबाया तो ये वैल्यू खुद इंक्रीमेंट करेगी। अब तुम्हें इतना सारा कुछ भी नहीं करवाना, वेट वगैरह कुछ नहीं करवाना। जब भी तुम स्विच प्रेस करोगे तो TCCR की वैल्यू TCNT की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी। TCNT 0, ये वैल्यू खुद इंक्रीमेंट करेगी। टाइमर काउंट है 0। तो इस वैल्यू को तुम्हें देखना है। अब देखने के लिए तुम इसको LCD पे देख सकते हो या फिर तुम LED पे देखो, तुम्हारी मर्जी है। तो तुम्हें एक फंक्शन बनाना है डिस्प्ले नाम का, और इसके अंदर ये वैल्यू पास कर देनी है और ये डिस्प्ले होना चाहिए। ये तुम्हें LCD पे करना है। LCD पे तुम्हें एक क्लॉक बनानी है और एक काउंटर बनाना है जो वैल्यू इंक्रीमेंट करके दिखाएगा। अब LCD पे डिस्प्ले करने का तरीका क्या होगा वो देखो। डिस्प्ले के अंदर तुम कुछ वैल्यू पास कर रहे हो तो यहाँ पे स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए। अनसाइंड इंट x ले लो, तो TCNT की वैल्यू x में आ गई कॉपी होके। अब इस वैल्यू को तुम्हें LCD पे दिखाना है। तो एक हमने डेट नाम का फंक्शन बनाया था LCD पे डेटा डिस्प्ले करने के लिए। तो तुम डेट में क्या डालोगे, इस वैल्यू को डालोगे, या तुम्हें इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। तुम अगर यहाँ डिस्प्ले की जगह डेट यूज़ करो तो क्या होगा, सीधे TCNT की वैल्यू पास हो जाएगी। अब मगर LCD पे डिस्प्ले करना एक तरीका होता है कि हमें उसको स्काई में कन्वर्ट करना होता है। तो स्काई में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, कोई नंबर है उसमें +0x30 ऐड करो तो वो स्काई में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम ये करोगे। अभी तुम्हें इतना लंबा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है। मगर ये वैलिड ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये जो कन्वर्ट करने का तरीका है वो सिर्फ सिंगल डेट को कन्वर्ट कर सकता है स्काई में। अब 0 to 9 तो ये डिस्प्ले कर जाएगा। जब 10 11 आएगा तो उसके लिए एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा डिस्प्ले नाम का। तो अब वो बताता हूँ मैं। अब हम ये मानते हैं कि जो नंबर यहाँ से आ रहा है TCNT से आ रहा है वो 3 डेट तक का हो सकता है, ये मान के चल रहे हैं। तो 3 डेट होगी तो हमें तीनों डेट को अलग अलग करके LCD पे डिस्प्ले करना होगा। तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल लेंगे। अनसाइंड कैर यूनिट ले लो, टेंस ले लो, 100 ले लो। अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू TCNT में आई उसको हमने यहाँ डाल दिया तो x में कॉपी हो गया। अब x में जो वैल्यू आई है हम मानते हैं 3 डेट का नंबर है, उसमें से यूनिट प्लेस को अलग करना है, टेंस को अलग करना है और 100 को अलग करना है और इन 3 वेरिएबल में स्टोर करना है। अब मान लो वो नंबर आया 123, x की वैल्यू है 123, ये मान लो। एक साथ 1 2 3 तो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा LCD, तो हम इसको अलग अलग तोड़ देंगे। अगर हमें यूनिट वैल्यू निकालनी है तो इससे तो हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे x मॉडुलस 10। तुमने मॉडुलस पढ़ा है, यस सर। जो रिमाइंडर देता है। तो अगर तुमने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये 3 देगा। तो 1 2 3 में से हमने 3 को अलग कर दिया, यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमें टेंस को भी अलग करना है। अगर हमें टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 2, क्योंकि पॉइंट में वो इंटीजर कैरेक्टर नंबर नहीं लेता है। मॉडुलस कर हाँ, फिर मॉडुलस कर दोगे। तो तुम क्या करोगे, पहले x डिवाइड बाई 10 करोगे, 10 से डिवाइड करते ही 1 2 आ जाएगा, 3 गायब हो जाएगा। अब तुम इसका मॉडुलस 10 कर दोगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, पहले ये करे फिर ये करे। तो जैसे मॉडुलस 10 करोगे 12 का जो मॉडुलस निकालोगे तो 2 आ जाएगा।
टेंस में आ गया, क्या आ गया 2। अब हमें 100 प्लेस निकालना है। अब बताओ कैसे निकलेगा, x में से 1 निकालना है लास्ट वाला, 100 से डिवाइड कर दें। अब 100 नाम के वेरिएबल में आ गया 1। अब हमने जो वैल्यू आई थी बड़ी सी वैल्यू, उसको तोड़ के छोड़ा कर दिया यूनिट 10 और 100 में। अब उसको हमें एसडी पे दिखाना है। अब देखो एसडी ऐसे होती है, यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाना है, यहाँ क्या दिखाना है, यहाँ क्या दिखाना है बताओ। यहाँ पे तुम्हें यूनिट दिखाना है, यहाँ टेस्ट दिखाना है या 100 दिखाना है। तो सबसे पहले तुम एसडी पे डालोगे 100। तो एसडी पे 100 लिखने के लिए तुम क्या करोगे, डेट नाम का जो वेरिएबल है उसमें तुम पास कर दो 100 को, और इसमें ऐड कर दो 0x30, जिससे वो स्काई में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या करेगा, एसडी की फर्स्ट लोकेशन पे 100 नाम के वेरिएबल को स्काई में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देगा। 100 में क्या था 1, तो एसडी की फर्स्ट पोजीशन में 1 लिखा हुआ आ गया, मैं दिखाई देगा। अब नेक्स्ट वेरिएबल को भी प्रिंट करना है, तो अब तुम डेट में डाल दो टेंस प्लस 100 सीधे 1 ही है सर, तो फिर हम स्काई में क्यों कन्वर्ट करें? डिस्प्ले करवाने के लिए हम सीधे 1 2 3 4 डालेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। एलसीडी को हमेशा स्काई कोड चाहिए। अगर तुमने कुछ एरे में डाला है, जैसे तुमने अपना नाम डाल दिया डबल कोट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही मैच कर लेता है। मगर कोई नंबर डिस्प्ले करवाना है तो उसको स्काई में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे उसने 1 डिस्प्ले कर दिया। अब कर्सर इंक्रीमेंट मोड में अगले लोकेशन पे जाके वहाँ 2 डिस्प्ले कर देगा। अब अगली लोकेशन में हमें 3 डिस्प्ले करवाना है, तो अब हम डिस्प्ले करेंगे D80 यूनिट। अब नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा और वो यूनिट पे जो भी वेरिएबल है उसको डिस्प्ले कर देगा, तो इसमें 1 2 3 लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैंने एग्जांपल लिया था, अब स्टार्टिंग में तो 000 आ रहा होगा तो 000 ही डिस्प्ले करेगा। वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीमेंट करेगी वो वैल्यू डिस्प्ले करते जाएगा। कोई भी वैल्यू हो, 1 2 3 हो, 5 6 7 हो, इसको अलग अलग तोड़ के वो डिस्प्ले कर देगा। 3 डेट तक के लिए वैलिड है। ऐसे तुम कितने डेट के लिए बना सकते हो, ये भी नोट कर लो। तो एलसीडी प्रोग्राम में तुम ये चीज़ ऐड कर दोगे ना, तुम्हारा ये चल जाएगा काउंटर, उसमें टाइमर भी उसी में चल जाएगा।